IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? ओके। ओके, पहले थोड़ी जनरल बातें करते हैं, 1 2 3 करके। पहले आप 10-15 मिनट ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट, इसे वाइब्रेशन ट्रांजिशन भी कहते हैं, जैसे उसको बोला था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर? ओके, मैंने कहा इसे बोलो कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? ओके, वाइब्रेशन, ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्लियर? ओके, मैंने कहा IR, ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, स्कोपी ऑल्सो क्लियर नॉन एज क्लियर एज वाइब्रेशन, ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैं डिटो सेम बताने वाला हूं। मुझे पता है उसमें भी पहला पॉइंट क्या बताया था, उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। फिर मैंने कहा कि क्यों कहते हैं, इसको भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ट्रांजिशन होते हैं। ओके, मैंने कहा इसमें, ओके, बोलो वाइब्रेशन ट्रांजिशन, कंपन संक्रमण। क्लियर? कंपन संक्रमण, ओके, यानी वाइब्रेशन, ओके, ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन होते हैं। क्लियर? ओके, मैंने कहा इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्लियर, ओके, क्या होते हैं बोलो, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, ओके, ट्रांजिशन, या मैं बोलूं वाइब्रेशन ट्रांजिशन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? ओके, अब आपको क्या बता रहा हूं, वाइब्रेशन ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से कम होती है। बोलो, इसमें वाइब्रेशन ट्रांजिशन के लिए मैंने कहा यहां पर ओनली 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि वहां आपने देखा 20 to 40 किलो मैं आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बता रहा था। क्लियर? ओके, तो यहां पर तीसरा पॉइंट क्या है, बोलो आपको रिक्वायर्ड एनर्जी। क्लियर? ओके, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर वाइब्रेशन, क्लियर, वाइब्रेशन ट्रांजिशन। क्लियर? ओके, तो मैंने लिखा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि कंपन, बोलो संक्रमण, क्लियर, के लिए आवश्यक, ओके, आवश्यक ऊर्जा। क्लियर? ओके, आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी यहां पर हम कह सकते हैं लेस एनर्जी required, okay, required for vibration, clear, okay, transition, okay, as compared to, as मैंने कहा compared to इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब जो हम पढ़ चुके हैं, वाइब्रेशन ट्रांजिशन का मतलब जो हम पढ़ने जा रहे हैं। बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा इसमें बोलो इलेक्ट्रॉनिक, ओके, संक्रमण, क्लियर, जो यूवी में होता है से तुलनात्मक, ओके, तुलनात्मक कम ऊर्जा, क्लियर, कम ऊर्जा की आवश्यकता, ओके, होती है, और कितनी होती है वो ऊपर मैंने लिख ही दिया। क्लियर? अब दिमाग में आता है कि ये वाइब्रेशन ट्रांजिशन होता क्या है। बोलो क्लियर? सीधी सी बात है। तो आपको मैंने कहा जब भी किसी मॉलिक्यूल को हम 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें या उसे IR रीजन दे दें, IR रीजन मतलब IR रेज दे दें, क्लियर, तो उसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में चेंज आता है, इसे वाइब्रेशन ट्रांजिशन कहते हैं। क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो, वाइब्रेशन ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम या तो इतनी एनर्जी देते, बोलो क्लियर, या मैं IR रेज दे दूं, एक ही बात है। बोलो क्लियर?
तो क्या होता है कि उसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में चेंज आता है, इसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन ट्रांजिशन कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए वाइब्रेशन ट्रांजिशन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन बॉन्ड एंगल, बोलो चेंज इन, मैंने कहा लेंथ, चेंज इन बॉन्ड एंगल, बहुत, तो क्या होगा, बहुत। क्लियर। तो आपको यहां पर मैंने कहा कि जब ओके किसी अणु, अणु मतलब मॉलिक्यूल, क्लियर, ओके, मॉलिक्यूल को आईआर रेज, क्लियर, ओके, देते हैं या बोलो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, एक ही बात है, बोलो क्लियर, एनर्जी। ओके भाई, सीधी सी बात है, मैं आईआर रेज बोल रहा हूं, इसका मतलब वेवलेंथ है, और वेवलेंथ और एनर्जी में रिलेशन होता है। और समझे नहीं समझे, आईआर की वेवलेंथ यूवी से ज्यादा होती है, इसीलिए एनर्जी कम होती है। और समझे समझे, याद करो मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया है, ताकि आप वेवलेंथ और एनर्जी का सोच सको कि किसकी वेवलेंथ, मतलब यूवी में आपको पूछे एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड क्यों होती है, बिकॉज उसकी वेवलेंथ रेंज कम है। और समझे, आईआर में एनर्जी कम रिक्वायर्ड क्यों होती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। बोलो कितनी वेवलेंथ है, सारा बताऊंगा अभी। क्लियर। ओके, तो मैंने कहा जब किसी अणु मॉलिक्यूल को आईआर रेज देते हैं या 0.2 एनर्जी ओके देते हैं, तो मैंने कहा उसके बोलो बंद लंबाई, क्लियर, ओके, बंद लंबाई, बॉन्ड लेंथ, क्लियर, ओके, बॉन्ड लेंथ एंड बंद कोण, क्लियर, ओके, बंद बंद कोण यानी बॉन्ड एंगल, क्लियर, बॉन्ड एंगल में बोलो क्या होता है, परिवर्तन, क्लियर, ओके, होता है, ठीक है, परिवर्तन होता है, क्लियर। इससे बोलो हम कंपन, ओके, संक्रमण, क्लियर, संक्रमण मैंने कहा कहते हैं। ओके, तो मैंने क्या कहना चाह रहा था, इफ 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, क्लियर, या क्या बोला, आईआर, ओके, रेज, ओके, बोलो आपका गिव, मैंने कहा क्लियर, ओके, ए मॉलिक्यूल, क्लियर, मॉलिक्यूल, क्लियर, देन मैंने कहा चेंज, ओके, चेंज इन, ओके, लेंथ, मैंने कहा लेंथ ऑफ बॉन्ड, क्लियर, ओके, एंड चेंज, क्लियर, इन बॉन्ड एंगल, क्लियर, बॉन्ड एंगल, ओके, दैट इज कॉल्ड, ओके, दैट इज ओके, मैंने कहा कॉल्ड वाइब्रेशन ट्रांजिशन, क्लियर, वाइब्रेशन ट्रांजिशन, ओके। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी की भाषा में वाइब्रेशन ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर 6 मैंने कहा वेवलेंथ। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट जो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, आज के टाइम में जितनी भी जो आपके रिमोट्स है, टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, वो सब आईआर रेज पे ही काम करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हो तो उससे कौन सी रेज निकलती है, आईआर, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा ओके टीवी, बोलो रिमोट, क्लियर, ओके, वर्क इन आईआर रेज। ये कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। टीवी, ओके, टीवी का जो रिमोट है वो क्लियर आईआर में वर्क ओके करता है, ठीक है। अच्छा, आईआर क्या हमें इतनी हार्म नहीं करती है, क्लियर, एज कंपेयर टू यूवी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा, कभी आपने ये भी देखा होगा कि आप टीवी है, आप बैठे हो सोफे पे और कोई बीच में ऐसे आ गया और आप बोलो कर रहे हो, पता चला टीवी का कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रेज किस पे जा रही है, उस पर रेज दिखेगी नहीं आपको। बोलो क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया। इसका मतलब ये तो श्योर है कि जब आप रिमोट को यूज करते हो तो उससे एक रेज निकलती है और वो कौन सी होती है, आईआर। ओके, चलो ये भी चलो समझ में आया। उसके बाद मैंने कहा वेवलेंथ, क्लियर, ओके, रेंज, ठीक है, रेंज मैंने कहा ऑफ आईआर रीजन, क्लियर, ओके। क्या लिखा मैंने, आईआर का मतलब बार बार समझो, इंफ्रा रेड, अवरक्त क्षेत्र, क्लियर, ओके। आईआर मैंने कहा क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य परास, क्लियर, वो होती है 0.8 माइक्रोमीटर टू
200 माइक्रोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम में पूछी गई है। क्लियर? ओके। अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बात समझना। अब इस IR रीजन की जो वेवलेंथ रेंज है या IR रीजन है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, NIR, OIR और FIR। क्या होते हैं बोलो NIR? नियर इंफ्रारेड रीजन, यानी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ IR। OIR ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रीजन, जस्ट मिड रीजन ऑफ IR। एंड FIR फार इंफ्रारेड रीजन। क्लियर? तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, बोलो ओके। नंबर 8 मैंने कहा IR ओके रीजन, क्लियर, डिवाइडेड, क्लियर, ओके, इन 3 पार्ट्स। क्लियर? ओके। मैंने कहा जो हमारा अवरक्त क्षेत्र है, क्लियर, क्षेत्र ओके को 3 भागों में, क्लियर, ओके, में विभक्त किया जाता है। क्लियर? ओके। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं UV स्पेक्ट्रोस्कोपी बिल्कुल अलग लॉजिक, अलग एस्पेक्ट था, IR बिल्कुल अलग है। बोलो क्लियर? UV का I से और IR का UV से कोई लेना देना नहीं है, उसके अपने कॉन्सेप्ट थे, अपने लो थे, अपने तरीके थे, ये बिल्कुल अलग है। ओके। मैंने कहा ये IR, क्लियर, IR को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट के अंदर। क्लियर? एक कर दिया मैंने NIR, एक OIR और एक FIR। 6 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्लियर? पहले तो आपको NIR का मतलब क्या हुआ? नियर इंफ्रारेड रीजन। क्लियर? ओके। मैं यहां पर मैंने लिखा, ओके, क्या लिखा? ये नियर, ओके, ऐसे लिख दो चलेगा? बोलो, अरे पढ़ना जरा, क्या लिखा हुआ है? ओके, पास का अवरक्त क्षेत्र। और ये क्या है? बोलो, ऑर्डिनरी और इंफ्रारेड रीजन। ओके, साधारण अवरक्त क्षेत्र। और ये क्या हो गया? फार इंफ्रारेड रीजन। चलेगा? बोलो, दूर का अवरक्त क्षेत्र। क्लियर? अच्छा, बोलो ये पूरा IR है। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है ये तो फिर भी याद कर लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है इनकी वेवलेंथ रेंज क्या होगी। क्लियर? 100% स्टार्ट किससे होगा? 0.8 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होगा। क्लियर? ओके। 2 मैंने कहा यहां पर क्या लिखा मैंने? बोलो क्लियर? ओके, 2.5 माइक्रोमीटर। क्लियर? ये किसकी हो गई? इसकी। मैंने कहा 2.5 माइक्रोमीटर टू, क्लियर, 15 माइक्रोमीटर। क्लियर? ओके। और यहां पर 15 माइक्रोमीटर टू, ओके, टू मैंने कहा 200, क्लियर, ओके, माइक्रोमीटर। पहले बताओ, फर्स्ट और लास्ट तो हमें पहले ही पता है। बोलो, अरे फर्स्ट कहाँ करना और लास्ट कहाँ करना? क्लियर? तो इसका मतलब IR का रीजन का क्षेत्र क्या हो गई? 0.8 टू 200। क्लियर? ये एग्जैक्ट आपको पूछा जाता है, ये देखकर ये कौन सा इंफ्रारेड रीजन है, यानी ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन है ही है, ये भी 3 है। बोलो क्लियर? ओके। अब और अच्छा क्वेश्चन कब बन जाता है? जब वो वेव नंबर पूछ लेता है। क्लियर? वेव नंबर आपको याद नहीं रहने वाला, उसको निकालना आना चाहिए। क्लियर? यहां पर नंबर 9 मैंने लिखा वेव नंबर। क्लियर? ओके। वेव नंबर मतलब तरंग संख्या। क्लियर? आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फिजिक्स में बताता भी हूँ, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और वेव नंबर हमेशा क्या होता है? इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। क्या होता है? इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। मेरी बात समझ में आए? अगर एग्जामिनर खड़ूस हुआ तो वो आपको NIR का वेव नंबर रेंज पूछेगा। क्या पूछेगा? वेव नंबर रेंज। क्यों याद करें? जब मुझे पता है 0.8 टू 2.5 माइक्रोमीटर अगर वेवलेंथ रेंज है तो बताओ आपको ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन ही तो टिक करना है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो हाँ या ना? बोलो क्लियर? ये जो चीजें हैं इनके सबके वेव नंबर रेंज भी आती है, लेकिन हमें ये याद हो जाए वही बहुत है। बाकी तो हम डिपेंड ऑन क्वेश्चन, अगर आ भी गया तो भी हम टिक कर लेंगे। और समझे? होता क्या है कि वो भी याद करो, ये भी याद करो, तो फिर कुछ भी याद नहीं होगा। क्लियर? एक याद हो गया, वेव नंबर और वेव लेंथ में रिलेशन पता होना चाहिए। बोलो क्लियर? ओके। तो यहाँ पर एक बार मैंने 9 पॉइंट में थोड़ा बेसिक आपको IR क्या होता है वो समझाया। क्लियर? ये नोट करो। फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, IR एक्टिव, IR इनएक्टिव, फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ओके,
fingerprint region. Clear? Okay. नेक्स्ट करूं? ओके, ठीक है। ओके, हाँ, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। चेंज इन बॉन्ड लेंथ ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड लेंथ, ये लो आपको अच्छा नहीं लगा। ओके, ये बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, मतलब वाइब्रेशन ट्रांजिशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो बताया मैंने। क्लियर? ओके। आपके क्या कोई नादान नहीं है सोचे मोलिक्यूल बेटा बेटा वाइब्रेशन करता होगा, उसको वाइब्रेशन, अरे ऐसा नहीं है। नाम है वाइब्रेशन ट्रांजिशन, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है? चेंज इन बॉन्ड लेंथ एंड चेंज इन, बोलो, बॉन्ड एंगल। क्लियर? उसको बोलते हैं वाइब्रेशन ट्रांजिशन। क्लियर?
ओके, ओके, आगे बढ़ाऊं कहानी को, बोलो। ओके, ध्यान देना। ठीक है, हटा दूं? ये एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, बोलो क्लियर। ओके, ओके, हो गया, बोलो ये। अरे ये फ्रीक्वेंसी करते हैं, उसके ऊपर एक कर देते हैं, उसको वेव नंबर का सिंबल है ये, क्लियर। वेव नंबर का सिंबल समझ गए, बोलो आपको क्लियर। तो वेव नंबर की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको वेवलेंथ का रेंज पता है तो वेव नंबर की निकाल सकते हैं, अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, बोलो क्लियर। और उसमें भी क्या ऑप्शन टिक करना आना चाहिए। जैसे सपोज दैट आपको इसकी पूछ ली, तो आपने क्या किया, इसका निकाला और चार ऑप्शन देखा, पता चला एक ही मिल गया, उसको टिक कर दिया। अरे समझे नहीं समझे, बोलो। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। ओके, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 10। नंबर 10 मैंने कहा IR इनएक्टिव एंड IR एक्टिव मॉलिक्यूल, क्लियर। ओके, भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल IR एक्टिव और ये इनएक्टिव है? तो इसकी भी अपनी साइंस है, क्लियर। क्या, पहले बताओ, IR इनएक्टिव IR एक्टिव का मतलब क्या होता है, समझ के बोलो। अरे हाँ या ना। जो IR को वाइब्रेशन ट्रांजिशन नहीं शो करेगा वो IR इनएक्टिव हो गया, जो करेगा वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया।
तो अब हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया बना हुआ है। क्या क्राइटेरिया बना हुआ है? इधर देखो यहाँ पर पहले मैंने कहा आई आर इनएक्टिव, 5 मिनट ध्यान देना बस। क्लियर? ओके, ऐसे चलेगा कि लिखूं अवरक्त क्षेत्र निष्क्रिय, अरे समझे, आई आर इनएक्टिव चलेगा और ये क्या होगा? आई आर एक्टिव। क्लियर? क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, तो इनमें क्या हर चीज का आप हिंदी नहीं कर सकते। बोलो क्लियर? बेटर है कि आई आर एक्टिव आई आर इनएक्टिव ऐसा ही बोलो। बोलो क्लियर? ओके, अब आपको मैंने कहा कि 2 रूल है। पहला क्या है? इफ डेल्टा ई एन इज इक्वल टू जीरो। ओके, मतलब आपको मैंने कहा कि आपको लगे कि कभी कोई मॉलिक्यूल दिया, ओके, यानी ये क्या कहना चाह रहा हूं? आई आर इनएक्टिव आई आर एक्टिव मॉलिक्यूल। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा अगर कोई मॉलिक्यूल दे डेल्टा ई एन जीरो, फॉर एग्जाम्पल बताओ N2 है, F2 है, O2 है, ओके, बोलो O3 है, एटसेट्रा, और जिनका सेम बोलो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल होगा उसका डिफरेंस ऑफ ईएन तो जीरो ही होगा। बोलो, अरे समझ गए? पहला समझ में आया कि कभी भी आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाए वो आई आर इनएक्टिव होगा। दूसरा कंडीशन क्या है? इफ मैंने कहा डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो? जीरो। क्लियर? ओके, मैंने कहा इफ डाइपोल मोमेंट, क्लियर, ओके, इज इक्वल टू जीरो, यानी द्विध्रुव आगुण, क्लियर, क्या हो? शून्य हो। क्लियर? ओके, अब केमिस्ट्री के अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो कैसे पता चलता है? जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ऑल, ओके, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्लियर? ओके, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है कौन है? जिनके पास लोन पेयर नहीं होता है। भाई सीधी सी बात है। बोलो क्लियर? अरे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? बोलो क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर CCl4 SF6 IF7, ओके, PCl5, बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा ओके एटसेट्रा। क्लियर? इन सब का डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। क्लियर? ओके, मैंने कहा एक्सेप्ट, क्लियर, ओके, CO2, क्योंकि CO2 का भी क्या होता है? डायपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन CO2 IR एक्टिव होता है। वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर ये लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने कहा आई आर एक्टिव मॉलिक्यूल कौन होगा? क्लियर? ये जो भी कर रहा हूँ वो मॉलिक्यूल। क्लियर? ओके, और उधर भी क्या है? आई आर इनएक्टिव मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो अब हमें इसका पता चला, इसका अपना भी पता चल गया। पहला क्या लिखूंगा? इफ डेल्टा ई एन इज नॉट इज इक्वल टू जीरो हो। बोलो क्लियर? मैं ज्यादा पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, समझ रहे हो? बोलो, वैधोत्रीणताओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू नॉट जीरो। और समझ के बोलो क्लियर? तो ऐसे कौन होंगे? जैसे HCl है, HBr है, HI है, हर वो मॉलिक्यूल जिसकी ईयर में क्या हो? डिफरेंस हो। क्लियर? और नंबर 2 मैंने कहा इफ डाइपोल मोमेंट, क्लियर, ओके, बोलो डाइपोल मोमेंट, बोलो आपका म्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा H2O NH3, क्लियर, ओके, CO2 लिख दो, CO2 बोलो, लिखूंगा ही लिखूंगा, बोलो क्लियर? और यहाँ पर मैंने कहा CO2, यहाँ स्पेशल नोट लिख रहा हूँ। क्लियर? ओके, स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा कि बोलो आपका CO2, क्लियर, ओके, सब अच्छे से जानते हैं कि बोलो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। ओके, बट बोलो आपका CO2 क्या होता है? IR एक्टिव मॉलिक्यूल। क्लियर? एक्टिव मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं रीजन दूं तो कारण क्या होगा? क्लियर? ओके, ड्यू टू, ओके, ड्यू टू क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। क्लियर? अनुनाद के कारण। क्लियर? अनुनाद के कारण। अब आपको जो मैंने ये नंबर 10 पॉइंट बेसिक में बताया है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको एग्जाम में पूछ लिया कि निम्न में से, ओके, कौन, मैंने कहा IR इनएक्टिव है। क्लियर? इनएक्टिव है। ओके,
फाइंड आउट आई आर इनएक्टिव मॉलिक्यूल, क्लियर। ओके, फाइंड आउट, मैंने कहा आई आर इनएक्टिव, क्लियर, ओके, मॉलिक्यूल, क्लियर। और आपको ऑप्शन दिया, पहला दे दिया एक O2, क्लियर, एक दे दिया आपको सपोज दैट CO2, एक दे दिया आपको सपोज दैट यहाँ पर CCl4, और एक दे दिया ऑल, क्लियर। अब जिसको ये अपवाद एक्सेप्शन नहीं पता होगा वो तो ऑल ही करेगा, बोलो, क्लियर। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आई मेरी बात? बताओ आंसर क्या होगा, CO2, ओके। हाँ या ना? आई आर एक्टिव पूछे तो बता सकते हो, इनएक्टिव पूछे तो बता सकते हो, ओके। आपको एक्टिव इनएक्टिव का पेयर पूछे तो बता सकते हो। यानी मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 में ये बताया कि कैसे हम पता लगाएंगे, भाई कुछ तो माइंड में लॉजिक होना चाहिए, तो ही तो हम गिवन मॉलिक्यूल को चेक कर पाएंगे कि आई आर एक्टिव कौन है और आई आर इनएक्टिव कौन है, बोलो, क्लियर। एक का ध्यान रखा तो दूसरा अपना आप रहेगा। मैंने कहा आपको इफ डेल्टा EN इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड आई आर इनएक्टिव, एंड डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, आई आर इनएक्टिव। तो एक्टिव वाले अपना भी उल्टा हो जाएंगे। एक एक्सेप्शन क्या ध्यान रखना है, CO2 जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, वो फिर भी वो क्या होता है, आई आर एक्टिव होता है, बोलो, क्लियर, ओके। डाइपोल मोमेंट 0 तो होना एक लॉजिक है कि लीनियर स्ट्रक्चर होती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो लो EN से हाई EN होती है, तो हमने किया तो डाइपोल मोमेंट 0 आ गया। और ऐसे ही तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना अपन, बोलो, क्लियर, ओके। आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया, नोट करोगे? ओके, नेक्स्ट करूं?
ठीक है, देखो ओके। किसका 100% जीरो होता है? ओके, वो नीचे क्या लिखा मैंने, एक्सेप्शन। और भाई उधर एक्सेप्शन लिखूंगा तभी तो, एक्सेप्ट CO2 लिखूंगा तो ही तो इधर आएगा ना। वापस समझो क्या कह रहा हूं। मैंने कहा जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है वो क्या होता है, IR एक्टिव। क्या लिखा, एक्सेप्ट CO2। क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है फिर भी IR एक्टिव नहीं होता है। अरे बोलो, IR इनएक्टिव नहीं होता है, तभी तो इधर लिखा मैंने। नहीं समझे? अरे मैंने कहा इसका डायपोल मोमेंट जीरो है फिर भी ये IR इनएक्टिव नहीं है। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी जो इनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है वो IR इनएक्टिव होता है। फिर इधर लिखा, फिर वापस स्पेशल नोट में बताया भी सही, और समझे ये वापस क्यों लिखना पड़ा, ताकि आपको समझ में आए कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो है तो क्यों है, और फिर ये जीरो होते हुए भी IR एक्टिव है तो क्यों है, विद रीजन बताया। अरे समझे नहीं समझे बोलो, आई मेरी बात समझ में आए बोलो, वापस बताओ। इधर देखो, मैंने कहा कि जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है वो IR इनएक्टिव होता है, एक्सेप्ट CO2। एक्सेप्ट CO2 का मतलब क्या हुआ कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा फिर भी IR इनएक्टिव नहीं होगा, यही मतलब हुआ ना। ओके, तो फिर इसको इधर लिखूंगा नहीं लिखूंगा, इसका मतलब IR इनएक्टिव नहीं है तो मतलब IR एक्टिव है, तो एक्टिव वाले तरफ लिखा। फिर स्पेशल नोट बताया कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो है तो क्यों है, और ये जीरो होते हुए भी IR एक्टिव है तो क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस। समझे बोलो, इतना साफ साफ आपको बताया। अरे बोलो क्लियर। ये स्पेशल नोट क्यों लिखा समझ में आया? वहां तो हमने लिख दिया, यहाँ मुझे बताना पड़ेगा ना कि भाई इसका डायपोल मोमेंट जीरो है तो क्यों है, और जीरो होते हुए भी ये IR एक्टिव है तो क्यों है। और फिर क्वेश्चन में भी आपको मैंने इनएक्टिव मॉलिक्यूल, बोलो clear? अरे फाइंड आउट IR एक्टिव मॉलिक्यूल, प्रिंटिंग मिस्टेक, क्लियर, ओके, CO2 क्लियर। हाँ, मैं ही सोच रहा हूँ मेरे स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक कैसे कर रहे हैं। अरे अच्छे से समझाया मैंने आपको, क्लियर। मतलब मैं क्या पूछा जा रहा हूँ, ओके, कौन सा IR एक्टिव है, ओके, तो CO2 होगा बोलो, क्योंकि ये दो क्या है, जीरो है। अरे IR एक्टिव मन में था बोलो, क्लियर, ओके, समझ गए बोलो। चलो ये भी लॉजिक समझ में आया बोलो आपको। अब अपन ने देखा कि सारा खेल वाइब्रेशन का है, तो हमें पता होना चाहिए कितने टाइप के वाइब्रेशन होते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होता है, और ब्रीदिंग वाइब्रेशन क्या होता है, और किस में होते हैं बोलो, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर 10 पॉइंट तो मैंने जनरल पॉइंट बताया, क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर चलो अपने क्या है पॉइंटों में ही चलने देते हैं पूरा।
और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को किस में चलने देते हैं, पॉइंट्स में। ओके, हर पॉइंट अपना में अलग लॉजिक का है। यहाँ पर मैंने कहा टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, क्लियर। ओके बोलो कंपन के प्रकार, क्लियर, कंपन के प्रकार। ओके, तो वाइब्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। ओके, नंबर 1 एक होता है यहां पर मैंने कहा तनन कंपन। कौन सा कंपन बोलो, हाँ, बट बेटर वर्ड इज क्लियर, स्ट्रेचिंग। ओके, वाइब्रेशन, क्लियर। ओके, फिर मैंने कहा दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशन, क्लियर। ओके, कोणीय कंपन, क्लियर। ओके, वाइब्रेशन। ओके, और तीसरा है ब्रीदिंग वाइब्रेशन, क्लियर। ओके, ब्रीदिंग वाइब्रेशन, क्लियर। ओके, वाइब्रेशन यानी श्वसन कंपन, क्लियर। ओके, श्वसन कंपन, ठीक है। इधर ध्यान देना, मतलब सांस लेने में दिक्कत आएगी ऐसा यहाँ कोई लेना देना नहीं है, बोलो क्लियर। ओके, नाम है, बोलो क्लियर। ओके, अब मैंने कहा ध्यान समझो, कंडीशन क्या है, पहले वर्बली बता देता हूँ। 2 मॉलिक्यूल में वह वाइब्रेशन जिससे ओनली उसकी बॉन्ड लेंथ में ही चेंज होता है, बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। नाम को समझो, मीनिंग पता चलेगा, स्ट्रेचिंग, बोलो क्लियर। बेंडिंग वाइब्रेशन का मतलब होता है कि 2 मॉलिक्यूल में ऐसा वाइब्रेशन जिससे ओनली बॉन्ड एंगल चेंज होता है, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन। और आपका ब्रीदिंग वाइब्रेशन, बोलो क्लियर, समझ के बोलो। मेरे कहने का मतलब ऐसा वाइब्रेशन जिसमें 2 मॉलिक्यूल के बिटवीन बॉन्ड लेंथ भी चेंज होती है और बॉन्ड एंगल भी चेंज होता है, बोलो क्लियर। इसमें गला भी दबाया जा रहा है और नाक भी बंद कर दिया जा रहा है, और समझ के बोलो क्लियर, तो उसको क्या कहेंगे, ब्रीदिंग वाइब्रेशन। मेरी बात समझ में, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ओके, एक्चुअली जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये मीनिंग से कोई नहीं पूछेगा, मीनिंग तो आपको वेरी सिंपल समझ में आ रहा है। आपको पूछा जाता है कोई भी IR एक्टिव मॉलिक्यूल दे दिया, उसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने होंगे, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, बोलो। लेकिन पहले टाइप ऑफ वाइब्रेशन की बात, मतलब वो कैसे कर सकते हैं, पहले हमें नाम तो पता होना चाहिए कि भाई वाइब्रेशन कितने क्या होता है और कितने टाइप का होता है, समझ रहे, बोलो क्लियर। ओके, तो यहाँ पर बोलो क्या बोला मैंने कहा एक में लैंग्वेज लिख रहा हूँ, क्लियर। ओके, 2 अणुओं, क्लियर, ओके, के अणुओं के मध्य, क्लियर, मैंने कहा वह कंपन, ओके, जिसमें जिसमें बोलो केवल केवल बंद लंबाई, क्लियर, बंद लंबाई, ओके, में मैंने कहा परिवर्तन, ओके, परिवर्तन होता है, बंद कोण, ओके, कोण में नहीं, क्लियर। उससे ये कहता है, ये लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ, क्लियर। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर। ओके, वाइब्रेशन, ओके, बिटवीन 2, क्लियर, ओके, मॉलिक्यूल, क्लियर, मॉलिक्यूल, ओके, मैंने कहा यहाँ पर मॉलिक्यूल, ओके, ओनली मैंने कहा बॉन्ड लेंथ, क्लियर, बॉन्ड लेंथ, ओके, इज चेंज, क्लियर, ओके, नॉट मैंने कहा चेंज, ओके, इन बॉन्ड एंगल, क्लियर, दैट इज कॉल्ड, बोलो, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। मीनिंग समझ आओगे, बोलो क्लियर। ओके, अच्छा, यहाँ पर ऐसी वाइब्रेशन किस में होती है, तो यहाँ पर मैंने लिखा पाई पाई स्टार, दैट्स ऑल, समझ आओगे, बोलो आपको। अरे पाई पाई स्टार वाले जो भी एग्जाम्पल होते हैं उनमें कौन सी होती है, केवल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है, क्लियर। ओके, और यहाँ पर केवल बंद, क्लियर, बंद मैंने कहा कौन, क्लियर, ओके, में परिवर्तन, ओके, बोलो आपका, ठीक है, बोलो यहाँ पर ओनली
बोलो क्लियर, बोलो बॉन्ड एंगल, क्लियर, ओके, एंगल इज चेंज, क्लियर, ओके, इतना लिखा, समझ गए? अरे हाँ या ना? पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, समझ के बोलो आपको। और इधर में लिख दूं इतना सा, बहुत चेंज, दैट्स ऑल। और बहुत चेंज का मतलब क्या? क्योंकि मैंने वाइब्रेशन ट्रांजिशन का मतलब पहले क्या बताया, मैंने कहा वे बोलो वे ट्रांजिशन जिसके अंदर किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन ट्रांजिशन कहते हैं। बोलो क्लियर? यहाँ आके अभी हमने देखा कि अगर ओनली बॉन्ड लेंथ ही चेंज हो तो उसको क्या नाम देंगे, अगर ओनली बॉन्ड एंगल ही चेंज हो तो उसको क्या नाम देंगे, और दोनों चेंज होंगे तो उसको क्या नाम देंगे। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर, ओके। इसका मैंने कहा एन सिग्मा स्टार, बोलो क्लियर। जो भी एन सिग्मा स्टार वाले हैं वो ए वाले हैं। और इधर लिख देता हूं मैं ऑल साइक्लिक कंपाउंड, क्लियर। ऑल साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, और बोलो ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, और ये भी साइक्लिक कंपाउंड है। बोलो क्लियर। पहले बताओ यहां से जो मैंने सिखाया समझ में आया? बोलो हाँ या ना? साफ साफ लिखूंगे, समझ गए? इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, खाली आपको इतना लिख देता, ओनली बॉन्ड लेंथ चेंज, ओनली बॉन्ड एंगल चेंज, और बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल बोथ आर चेंज। और समझे समझे, बोलो क्लियर, तो भी काम हो जाता है। ओके, आया समझ? बोलो नोट करोगे? मतलब आज मैंने आपको आईआर के 11 पॉइंट बताए, समझ में? बोलो आईआर इजी है, रिमेनिंग सारी बातें कल सिखा दूंगा, चाहे फिंगरप्रिंट रीजन हो, चाहे नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैसे निकाले जाते हैं, चाहे बोलो हुक का लो हो, क्लियर, ओके, चाहे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की आईआर रेंज हो। और समझे? बोलो क्लियर। आईआर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना यूवी है, बोलो क्लियर, ओके। यूवी पढ़ा बच्चा? ओके, लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेशन, ओके। नहीं तो पड़ोसी से फीलिंग्स लेना, कुछ कमी हो जाए, एक जूस वूस पिलाना, नाश्ता कराना, क्लियर, ओके। अच्छे से सिखाया मैंने, बोलो क्लियर, ओके। बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी सीखना पड़ता है, क्लियर। ओके, हो गया। खाली इतना भी लिख सकते थे, बोलो क्लियर। ओनली बॉन्ड लेंथ चेंज, ओनली बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, बहुत क्लियर, ओके। यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको, ओके।